नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी अगले 1 घंटे तमाम आपके स्टॉक से जुड़े सवालों को इस शो में शामिल हम करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ शक्ति आपके जीवन में शक्ति और संपन्नता का संचार करें, यही हमारी कामना है। चलिए आपको बता दें कि इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं, तो सबसे पहले वो तरीका जान लीजिए जिसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो स्क्रीन के एक हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि एक नंबर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए हम तक अपनी तमाम शंकाएं पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और जरा एक बार मार्केट को देख लें तो निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी आज नजर आ रही है। निफ्टी जो है वो नीचे से लगभग कह सकते हैं कि 50 अंक सुधरा हुआ है। 19,750 के ऊपर फिलहाल निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो है निफ्टी बैंक में भी रिकवरी नजर आई है। ये भी 200 अंक लगभग रिकवर हुआ है और 44,200 के ऊपर इस वक्त कारोबार करता हुआ। तो फिलहाल अगर हम देखें बाजार में तो HCL टेक, कोल इंडिया, हीरो मोटो, LTI, माइंडट्री, UPL जैसे स्टॉक्स हैं जो कि इस तेजी को लीड कर रहे हैं। वहीं नेस्ले, डीवीज लैब, इंडस बैंक और इसके साथ ही एशियन पेंट, ग्रासिम यहां से दबाव बनता हुआ। बाजार में 1378 स्टॉक्स हरे निशान में तो 790 स्टॉक फिलहाल दबाव में कारोबार करते हुए। चलिए अपने शो में तमाम एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं और हमारे साथ आपके जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हैं। SMC ग्लोबल के सौरभ जैन और तनिषा एकेडमी के नितलेश पावस्कर भी हमारे साथ जुड़े हैं। और मार्केट पर नजरिया गेस्ट का हम लेंगे, लेकिन एक अहम खबर की ओर सबसे पहले रुख करते हैं। सरकार जल्दबाजी में एक के बाद एक OFS लाने के पक्ष में नहीं है। OFS को लेकर सरकार का क्या प्लान है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि एक साथ PSUs कंपनीज में कई OFS की घोषणा जो है वो की जाए। सरकार का ये मानना है कि इसके लिए एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक OFS और दूसरे OFS के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा। सरकार पहले इस बात के अनुमान लगाएगी कि मार्केट में किस तरह के रिस्पांस मिल सकते हैं, बेटर एपेटाइट है या नहीं है, उसके बाद ही दूसरे OFS की घोषणा जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ दीपम ने जो PSUs हैं उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करे, ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसका मतलब यह है कि सरकार इस बात की जल्दबाजी में नहीं है कि वो तुरंत ही कोई किसी कंपनी के लिए OFS लॉन्च करने जा रही है। अगर आप PSUs की बात करें, जाहिर तौर पे सरकार का फोकस ये है कि मार्केट एपेटाइट और बेटर टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही इसकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार का यह भी मानना है कि हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पर OFS लाकर जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा और इससे इन्वेस्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा सरकार एक OFS और दूसरे OFS के बीच में सफिशिएंट गैप रखेगी। वेल्थ क्रिएशन और बेटर वैल्यूएशन जो कि PSUs कंपनीज में होने चाहिए, उस बात पर फोकस किया जा रहा है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड को OFS में हुआ, बेटर रिस्पांस मिला, लिहाजा सरकार इस एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है और एक सफिशिएंट गैप रखना चाहती है दूसरे OFS की घोषणा करने से पहले। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कुछ कंपनियों में OFS तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसमें एक कंपनी हो सकती है, लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है और इसके लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए प्रकाश आपका। और जो इस पूरी खबर का निचोड़ है कि सरकार जल्दबाजी में एक के बाद एक OFS लाने के हक में नहीं है और निवेशकों को वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो बेहतर माहौल देने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। चलिए इस खबर पर और इस खबर के इम्पैक्ट पर ज़रा हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे ज़रा एक राय ले लेते हैं। सौरभ जी और नितलेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो कोशिश है कि
ओएफएस की को बार बार जल्दबाजी में एक के बाद एक ना लाया जाए, इस पूरे खबर के इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं और निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो ये कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का ये फैसला कि जो नया हर एक ओएफएस है, वो एक गैप में आना चाहिए, ये एक अच्छी रणनीति साबित है हो सकती है। क्योंकि नया-नया जब इश्यू पेपर मार्केट में आता है, तो थोड़ा प्रेशर इनिशियली देखने को मिलता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि पीएसयू स्टॉक्स इस बार इतना अच्छा चले हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर के हों, क्योंकि एक मार्केट का शिफ्ट देखने को मिला है ग्रोथ टू वैल्यू और खासकर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ भी हैं, जहाँ पर ओएफएस आया और बाद में हमने स्टॉक प्राइसेस को काफ़ी ऊँचा जाते हुए देखा। तो मैं समझता हूँ इस समय की जो मार्केट कंडीशंस है वो गवर्नमेंट के फेवर में है। अगर गवर्नमेंट पैसा उगाना भी चाहती है अच्छी कंपनियों के ज़रिए, पीएसयू कंपनियों के ज़रिए तो ये एक मुनासिब वक़्त है, मुनासिब टाइमिंग है, जिस तरह से बाज़ार की चाल चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो बायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन बाइंग भी हमें देखने को मिलती है और निवेशकों को थोड़ा समय में छोटे समय में ये तो होता है कि थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन लंबे समय में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अच्छा पैसा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक रहेगी। ठीक है। तो सही कदम यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर्स की तरफ से सरकार एक के बाद एक ओएफएस के बीच पर्याप्त अंतराल रखने के पक्ष में है। इस तरह का फैसला सरकार उठा सकती है। ये एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर किस तरह का अपडेट निकल कर आ सकता है। तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कीजिए, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और सोशल मीडिया पे भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के ज़रिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। मुंबई से यूसुफ जी नमस्कार। किस टॉप पर सवाल है आपका, पूछिए। जी मैडम, मेरे पास अदानी गैस है। ओके, कितना समय दे सकते हैं आप? समय का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। हाँ, थोड़ा ऊपरी स्तर पर ऐसा लग रहा है आपने यहाँ पर खरीदारी कर दी है और जब स्टॉक काफ़ी टूटा भी था उस समय शायद आपको निकलने का मौका नहीं मिला। यहाँ पर राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सौरभ, क्या सजेस्ट करेंगे आप अदानी ग्रीन में? क्योंकि जब ये स्टॉक टूट रहा था उस समय शायद इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी इनके स्तरों से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। 980 पे इन्होंने लिया था, अब तो लगभग आधा हो चुका है इनके खरीदारी के लेवल से। 590 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। ये जो इनके लेवल्स हैं ये कब तक दिखेंगे? थोड़ा समय इनको देना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है कि इन्हें काफ़ी अच्छा समय देना पड़ेगा अगर ये इसे होल्ड करते हैं। देखिए इन्होंने गिरते हुए स्टॉक में कदम रखा है, तकरीबन 4000 ये स्टॉक बिका था। एक फैंसी थे अदानी के स्टॉक्स उसमें ये जो अदानी टोटल गैस है, ये भी काफ़ी फैंसी हो गया था। अभी गिरने के बाद भी अगर आप वैल्यूएशन को देखेंगे तकरीबन 22 गुना बुक वैल्यू पे है, 100 से ऊपर मल्टीपल है। कंपनी के अर्निंग्स जो हैं वो स्टेबल हैं, अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो एक नॉर्मल ग्रोथ आ रहा है, लेकिन जस्टिफाई नहीं करता इस वैल्यूएशन को। कि वैल्यूएशन आने वाले समय का जो कंपनी के जो ग्रोथ प्लान है 3-4 साल के उसको अभी से डिस्काउंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इनके प्राइसिंग आने में समय लगेगा और प्रॉफिटेबिलिटी स्टॉक में आने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो सलाह मेरी यही है कि इसमें एवरेज ना करें। अगर आप लंबे समय के लिए रुक सकते हैं तो बने रहें, तकरीबन 2 से 3 साल में हो सकता है कि आपके पैसे बराबर हो जाएँ। अन्यथा इस पैसे को आप शिफ्ट करके पावर यूटिलिटीज़ में पैसा डाल सकते हैं, जैसे कि एनटीपीसी एक अच्छा चयन हो सकता है, एसजेवीएन, एनएचपीसी इस तरह की कंपनियों में डालें। यहाँ पर बढ़ने का भी पोटेंशियल है और साथ में कुछ डिविडेंड यील्ड भी मिलती है आप। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया अदानी टोटल गैस पर आता हुआ सौरभ जी की तरफ से। अगले कॉलर को जोड़ते हैं। कंचन जी हैं हमारे साथ कोलकाता से। कंचन नमस्कार, पूछें अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरे पास 3000 स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल का। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट प्राइस है 149। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है और आज हम देख रहे हैं कि आज ये स्टॉक लगभग 6.5% ऊपर और अच्छा खासा मुनाफा आपको होता हुआ। कोई नजरिया कब तक रुक सकते हैं आप? सर मैं ये नजरिया 2 साल के लिए है और भी रुक सकता हूँ। ठीक है, इसलिए चलिए, व्यू चाहता हूँ। ठीक है, 2 साल का नजरिया। नितलेश आपके पास आएंगे। बीएलएस इंटरनेशनल आज ही हम देख रहे हैं 6.25% से ऊपर ये स्टॉक और अच्छी तेजी, और जिन लेवल पर इन्होंने लिया 149 रुपए पे एंट्री की है।
बहुत बेहतर इस वक्त स्टॉक में संकेत मिलते हुए। आगे 2 साल के लिए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, स्टॉक में डेफिनेटली लोअर लेवल के ऊपर एंट्री हुआ है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, 245 एक बेस एरिया है, इसके नीचे जाएगा तो ये इसमें खराब पोजीशंस देखने को मिलेगी। लेकिन जब ये 277, 278 ये लेवल के ऊपर निकलता है, तो फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा और मेरे हिसाब से 360, 350 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे में 245 एक बार के लिए ध्यान रखिए, इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में खराब हो सकता है। लेकिन लोअर लेवल के ऊपर फिर से आप इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, वो काफी बड़े लेवल के बाद ब्रेकआउट दिया है। तो 180, 190 अगर किस तरह से भी आता है आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, तो वो लेवल भी खरीदारी का ही होगा। स्टॉक काफी बुलिश है। ठीक है, तो 6% ऊपर है BLS इंटरनेशनल। और आपको बता दें कि आज ये जो तेज़ी आ रही है, इसके पीछे की वजह भी है, कंपनी की तरफ से कुछ बड़े लॉन्चेस भी हुए हैं। तो इस पूरे सेगमेंट को और आगे के ग्रोथ की योजनाएं क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। BLS इंटरनेशनल की मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे ठीक 1 बजे कॉर्पोरेट कनेक्शन में। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ स्टॉक के बारे में और जानने के लिए, फंडामेंटली भी, और आगे के ग्रोथ आउटलुक क्या है, खुद मैनेजमेंट हमें ये बताएंगे। तो इस स्टॉक पर आप ज़रूर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और दर्शक का सवाल शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर दीपक जुड़े हैं। दीपक जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप और सवाल क्या है आपका? मैडम, मेरे पास नवीन फ्लोरोइन है, 40 क्वांटिटी, बाएंगे 3800 से 3800 पे। ठीक है, कब लिया था आपने ये? ये लिया था मैडम 1 महीना पहले। ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है। ठीक है, ओके नीतिलेश, तो फिर आप सलाह दीजिए नवीन फ्लोरीन पे। ये काफ़ी टूटा था, बीच में मैनेजमेंट से जुड़ी दिक्कतें हो रही थी। स्टॉक पर हमने काफ़ी बार चर्चा भी की है, लेकिन दर्शकों के लगातार सवाल आ रहे हैं नवीन फ्लोरीन को लेकर। जो गिरावट आ रही है उससे कहीं ना कहीं कंसर्न है, क्योंकि गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। अब 3600 के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। 4000 के ऊपर था ये स्टॉक, वहाँ से टूटना शुरू हुआ और लगातार दबाव में है। भारी नुकसान हो रहा है इनको इस स्टॉक में। ये एक बार भाव चेक करना होगा। 3800 पे इन्होंने बताया कि इन्होंने स्टॉक लिया हुआ था। अगर संपर्क हो पाए तो हम वापस से जाने की कोशिश करेंगे। बट क्या करें नितेश, शॉर्ट टर्म नज़रिया था, लेकिन नुकसान हो रहा है। तो अभी चार्ट्स पर अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? देखो, लेवल्स की बात करेंगे तो हमें नीचे में सपोर्ट एरिया है 3550 से लेके 3620 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाता है तो फिर बड़ा डाउनसाइड खुल सकता है, स्टॉक फिर से 3300 की तरफ फिसल सकता है। लेकिन ऊपर में एक लेवल को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, 3735। 3735 निकलेगा तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए, जिसको हम लोग डेड कैट बाउंस या फिर रिलीफ रैली कहते हैं, तो वो चार्ट से ऊपर देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक 3850, 3900 ये लेवल दिखा सकता है, तो उछाल में एग्जिट का रहा होगा। नीचे में स्टॉप लॉस आप जरूर प्लान कर लेना 3600 रुपए का। स्टॉक पर नवीन फ्लोरीन थोड़ा और दबाव देख सकता है, लेकिन अब बीच बीच में आप रिव्यू करते रहिए इस स्टॉक को, क्योंकि भारी नुकसान आपको इस शेयर में हो रहा है। हैं अपने अगले खास सेगमेंट की ओर, और इसका नाम है ऑप्शन के चैंपियन। और ऑप्शन की दुनिया में जुड़ क्या हो रणनीति बताने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ चुकी हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग, बताएं आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन का ट्रेड बनता है वो ACC में बनता है। स्टॉक जो ऑलरेडी है वो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का दे चुका है और अपनी सारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। इसमें बुल कॉल स्प्रेड की सहायता से हम इसको ट्रेड करेंगे। आपको 2040 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीब 30 रुपए चल रहा है अभी, उसको बाय करना है। और 2100 का जो कॉल ऑप्शन है वो करीब 13 रुपए चल रहा है, उसको सेल करके चलना है। लॉट साइज इसका 300 है, तो आपका यहाँ पे जो अधिकतम मुनाफा हो सकता है वो 12,900 का है और अधिकतम आपको जो नुकसान हो सकता है वो 5,100 तक का हो सकता है। ACC पर ऑप्शन की रणनीति 2040 की कॉल खरीदें, 2100 की कॉल बेचना है। लेवल्स आपको बता दिए हैं और इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑप्शन की दुनिया में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसलिए बहुत खास ख्याल रखें
कि जब भी आप निवेश करें तो तमाम चीज़ों का खास ख्याल रखें, हर बात सोच समझ कर करें। ये हमारा रिस्क डिस्क्लोजर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले जो दर्शक हैं आशीष नाम है उनका, और इन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। पीवीआर के 100 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने 1790 के भाव पे पीवीआर के स्टॉक को परचेज किया है। हालांकि आज जो है वो तेजी नजर आ रही है, लेकिन इन्होंने ये स्टॉक जो है वो नीचे ऊपरी लेवल पर परचेज किया तो थोड़ा नुकसान इस पे होता हुआ। चलिए इस पे राय ले लेते हैं। सौरभ जी बताएं पीवीआर में क्या करना चाहिए। पिछले दिनों नेशनल सिनेमा डे, उसके अलावा पीवीआर ने मूवी गोअर्स के लिए खास ऑफर्स भी लाए हैं। आने वाले वक्त में हालांकि वर्ल्ड कप की वजह से थोड़ी बिग रिलीजेस कम है, लेकिन फेस्टिव सीजन में बड़ी रिलीजेस होंगी। देखिए, अभी तक अगर हम बात करें तो इस साल रिलीजेस काफ़ी अच्छी गई हैं, पीवीआर ने अच्छी कमाई करी है और आगे का जो लाइनअप है वो काफ़ी अच्छा है। वर्ल्ड कप है, लेकिन उसके बाद कुछ बड़ी-बड़ी मूवीज़ आ रही हैं जहाँ पर एक्सपेक्टेशन अच्छी है। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्लम्प से तो पीवीआर बाहर आ गया और आईनॉक्स के विलय के बाद जो सिनर्जीज़ हैं वो भी उसका भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो 699 का पैकेज लॉन्च किया है, ये कंपनी ने बड़े ध्यान से लॉन्च किया है। सोमवार से वीरवार तक का ये पैकेज है जिसमें आप 6 मूवीज़ ₹699 के सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। मुझे लगता है इससे भी स्टूडेंट्स लोगों का काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। ओवरऑल आउटलुक काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लंबी समय के निवेशक हैं तो कोई दिक्कत नहीं लगती है। यहाँ पर पैसा ज़रूर अच्छा बन सकता है। आप ब इसमें बने रहें। ठीक है, तो बने रहने की राय पीवीआर आइनॉक्स में। अगला सवाल व्हाट्सएप पर आया है उत्तर प्रदेश से सुरेश कुमार जी का। एचडीएफसी लाइफ है इनके पास, 1000 शेयर्स इन्होंने 652 पर लिया था। गिरावट में एंट्री करने की कोशिश की। स्टॉक हाल फिलहाल में रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन इनके लेवल से अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं। 625 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है और क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा है इस वजह से नुकसान भी अच्छा खासा हो रहा है इनको स्टॉक में। नितिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे आप एचडीएफसी लाइफ पर? देखो एचडीएफसी लाइफ में मैंने फ्राइडे को भी एक व्यू क्लियर किया था। 615 इसका इंपॉर्टेंट बेस है। इसके नीचे जाएगा तो स्टॉक खराब होगा, लेकिन ऊपर में 630 से लेके 640 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। 680 से लेके 700 ये लेवल तक भी आप टारगेट क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं तो एक ही व्यू लूंगा, 615 थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस जरूर लगाए, क्योंकि एचडीएफसी भी थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, थोड़ा सा मार्केट की मूड और माहौल को देखिए यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये 640 के ऊपर टिक गया तो स्टॉक में मेरे हिसाब से 680 700 ये जल्दी स्टॉक दिखा सकता है। तो ये है एचडीएफसी लाइफ पर राय। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर और इनका नाम है योगेश, फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। हेलो जी गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल योगेश। सर, मेरे पास डीमार्ट के शेयर हैं 4226 का प्राइस है, 27 से 35 शेयर है। ठीक है, काफी ऊपरी लेवल पे आपने खरीदारी की है। चलिए इस पे आपको एक बेहतर राय दिलवाते हैं। नितिलेश, क्या करना चाहिए डी मार्ट में? और आज हम देख रहे हैं स्टॉक पे प्रेशर भी है। देखो डिमांड में मैंने लोअर लेवल से काफी बार इसको रिकमेंड किया है, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जब तक ये 3770 ये लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से इसका जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ऊपर में अगर 3930 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं तो फिर 4100 से लेके 4200 ये लेवल्स भी स्टॉक क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो नीचे में एक चीज का ध्यान रखें, 3770 इसके नीचे जाएगा तो फिर स्टॉक अपने लोअर लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। जैसे ही 3930 ये लेवल को ब्रेकआउट कर देगा तो आपको जो स्टॉप लॉस लेके चलना है वो 3865 के आसपास। ये नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये है सलाह एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम नतीजों पर बात करते हैं। बैंकिंग सेक्टर की निफ्टी की दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक के नतीजे आएंगे और एचडीएफसी के साथ मर्जर के बाद आज पहली बार एचडीएफसी बैंक के नतीजे घोषित होंगे। तो इस बार के नतीजों से क्या अनुमान है? और सबसे अहम बात इस बार के नतीजों में ये होगी कि बैंक की तरफ से कमेंट्री किस तरीके की निकल कर आ रही है, उनके मार्जिन्स को लेकर, उनके डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना आने वाले समय के लिए। पूरे नतीजों का पूरा अनुमान लेकर हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए।
जो नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर है, आंकड़ा है 28,500 करोड़ के आसपास। अब परसेंटेज में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर्स कंपेरेबल नहीं हैं लास्ट ईयर या लास्ट क्वार्टर में। अब HDFC और HDFC बैंक का मर्जर हो चुका है तो ये कंबाइंड नंबर्स रहेंगे, यही एक्सपेक्टेशन है। तो 28,500 करोड़ कंबाइंड नेट इंटरेस्ट इनकम का नंबर एक्सपेक्टेड है। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें भी 23,000 करोड़ और का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है HDFC बैंक से ये क्वार्टर में। और जब प्रोविजंस का नंबर देखें तो अराउंड 3100 करोड़ और का प्रोविजंस नंबर एक्सपेक्टेड है Q2 में। ओवरऑल जब कॉन्टेक्स्ट सेट करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड, 14,800 हमारे पोल के मुताबिक। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों काफ़ी हेल्दी रहे हैं ये क्वार्टर में, ऑलरेडी वो नंबर्स डिस्क्लोज्ड है। लोन ग्रोथ जो कि अराउंड 5% सिक्वेंशियली था, डिपॉजिट ग्रोथ 5% भी 5% प्लस था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कमेंट्री से ये एनालिस्ट एनालाइज करेंगे कि वेदर ये सस्टेनेबल है कि नहीं है, ये एक की मेजर होगा। दूसरा होगा मार्जिन्स, जो मार्जिन का नंबर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का वो अराउंड 3.7% के आसपास एक्सपेक्टेड है ओवरऑल मार्जिन्स। तो वेदर ये सस्टेनेबल है और कितना जल्दी ये 4% के तरफ बढ़ेगा, ये भी एक की पीस होगा जो एनालिस्ट ट्रैक करेंगे। ROAs लास्टली 1.9% के आसपास एक्सपेक्टेड है, कितना जल्दी ये 2% प्लस हो सकता है ये भी एनालिस्ट ट्रैक करेंगे। तो काफ़ी सारे मॉनिटरेबल्स HDFC बैंक से एक्सपेक्टेड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी अहम नंबर्स, और जैसा कि हर्ष बता रहे थे कि नंबर्स कंपेरेबल नहीं है सालाना आधार पर, क्योंकि मर्जर के बाद पहली बार ये नंबर आ रहा है, तो आंकड़े काफ़ी ज़रूरी होंगे देखना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, NII, ये जो कंसोलिडेटेड नंबर्स निकल कर आ रहे हैं मर्जर के बाद, वो नंबर्स कैसे रहते हैं, अनुमान के मुताबिक ये कितने क्लोज आते हैं, जो अनुमान स्ट्रीट कर रही है उससे कितने क्लोज आते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि अब स्टॉक यहाँ से कैसे रिएक्ट कर सकता है। इस पर एक बार एक फंडामेंटल राय भी ले लेते हैं। सौरभ, HDFC बैंक नतीजे आएंगे आज और काफ़ी अहम नतीजा होगा, आगे बाजार की चाल, बैंक निफ्टी की चाल भी यहाँ पर से तय होगी। तो इस बार के नंबर्स में आप क्या कुछ इंपॉर्टेंट वॉच करेंगे? देखिए, बैंक ने पहले ही इस क्वार्टर का अपडेट दे दिया है कि विलय के बाद थोड़ा नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर रहेगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री वाइड फिनोमिना है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को जो ब्याज बढ़ने से मदद मिल रही थी वो कहीं न कहीं अब खत्म हो गई है। कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ रहे हैं और यील्ड ऑन फंड्स थोड़े घट रहे हैं। ओवरऑल अगर बैंकिंग में देखें तो प्रेशर है, HDFC बैंक ने भी इस साल अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन वैल्यूएशन की समझ से मुझे लगता है कि काफ़ी ट्रफ वैल्यूएशन पे आ गया है, कभी इस तरह की वैल्यूएशन देखी नहीं थी। 1-2 तकरीबन साल हो गए बैंक अच्छा नहीं चल रहा है, प्राइस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मुझे लगता है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये अब कैप रहेगी। मार्केट परफॉर्मर बैंक को ज़रूर बनना चाहिए, और एक 15-20% का ग्रोथ विद प्रिस्टीन बैलेंस शीट और विलय के बाद जो सिनर्जीज आएँगी अगले 2-3 क्वार्टर में, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। लंबे निवेश के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी समय निकल गया है अंडर परफॉर्मेंस का। यहाँ से मैं समझता हूँ थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। तो ये एक पोर्टफोलियो ही स्टॉक रहेगा मेरी समझ से। तो ये राय HDFC बैंक पे। चलिए अगले जो दर्शक हैं सतीश, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए हम तक का सवाल अपना पहुंचाया है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, एक बार फिर मैं नाम दोहरा दूं, अपोलो माइक्रो सिस्टम का इन्होंने स्टॉक लिया हुआ है। 2700 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और 32 रुपए के भाव पे लिया हुआ था, और इस वक्त इनके भाव से डबल से भी ज्यादा इनको मुनाफा यहां पर होता हुआ आज भी ये स्टॉक का 3% के ऊपर। चलिए इस पर एक राय लेते हैं। नितलेश, अपोलो माइक्रो सिस्टम 32 रुपए की खरीदारी, 67 रुपए पे अभी ये स्टॉक, क्या राय होगी? देखिए डेफिनेटली स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है। कप एंड हैंडल पैटर्न का एक ब्रेकआउट 32-35 रुपीस के ऊपर देखने को मिला था। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी को बुक कर सकते हैं, और ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 61 रुपीस का। नीचे में अगर किस तरह से मार्केट में गिरावट आती है तो बेस्ट लेवल फिर से एंटर करने के लिए 45 से लेके 52 ये लेवल्स के आसपास आप इसमें फिर से एंटर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपने अच्छा पिक किया है, तो होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो उस होल्ड करने की राय, काफ़ी अच्छा मुनाफा, आगे आप बने रहिए स्टॉक में
और भी शानदार गेंस यहाँ पर हो सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, ये हमें आया है व्हाट्सएप पर ही सुरेखा शिंदे जी का। कैनफिन होम्स है इनके पास 19 शेयर्स 785 पे लिया हुआ है। अभी इनकी खरीदारी के पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, 741 के पास ये ट्रेड कर रहा है। कैनफिन होम्स में हमने देखा भी था कि हाल फिलहाल में ये स्टॉक चला भी काफ़ी था, लेकिन पिछले कुछ समय से एक आध महीने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड ही बना हुआ है। एक अच्छी तेज़ी देखने के बाद स्टॉक में इस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। नीतिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे कैनफिन होम्स में? हल्का नुकसान हो रहा है, इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है, बने रहना चाहिए? और अगर कुछ स्टॉप लॉस भी आप इन्हें सुझाएं तो? देखो 725 से लेके 730 एक बेस एरिया, इसके नीचे जाएगा तो स्टॉक खराब होगा। मुझे याद है मैंने इस स्टॉक में बिकवाली की राय दी थी 880 890 के आसपास, तो वहां से ही स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिला था। इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ 780 के ऊपर निकलेगा तो इसमें एक टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 725। चाहिए तो आप एक चीज और कर सकते हैं, अगर ये स्टॉक 747 मतलब यहाँ से 6 रुपए अगर ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके आप इसमें 735 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 780 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मतलब मोटा मोटी यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 12 रुपए का बनेगा, आपका एवरेज भी बनेगा और ऊपर में आपको एग्जिट का चांस भी मिल सकता है। ठीक है, तो एग्जिट का भी चांस मिलेगा, जो नुकसान है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है आपको, लेकिन एक एग्जिट का मौका कैनफिन होम्स में आपको मिल सकता है, ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करेंगे तो। जीएमआर इंफ्रा पर भी सवाल आया, ये स्टॉक भी हाल फिलहाल की खरीदिंग की लग रही है। 100 शेयर्स इन्होंने 61 रुपए पे लिया हुआ था, अब 59 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है जीएमआर इंफ्रा का। क्या करें यहाँ पर? नीतिलेश, आप ही सजेस्ट करिए। यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म नजरिया ही इनका लग रहा है, हाल फिलहाल की खरीदारी है, तो 59 के लेवल्स पर अब क्या करें जीएमआर इंफ्रा में? देखो डेफिनेटली स्टॉक में मैं काफी बुलिश हूँ। मेरे टारगेट इसके ऊपर 90 से लेके 120 के टारगेट से। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, ये क्लाइंट्स को मैंने ऑलरेडी 27 रुपए 25 रुपए 35 रुपए के आसपास भी रिकमेंड किया है। तो यहाँ पे आपको आपकी क्वांटिटी कम है, 100 की क्वांटिटी, तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करने की राय दूंगा। नीचे अगर किस कारण से आता है 50 रुपीज के आसपास, 52 रुपीज के आसपास, तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप। चलिए, ये आपको राय सुरेखा जी। बढ़ते हैं आगे। निर्मल सिन्हा हमारे साथ जमशेदपुर झारखंड से जुड़ चुके हैं। निर्मल जी नमस्कार, पूछें अपना सवाल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एक्चुअली मेरे पास में एबीबी के शेयर्स हैं, मैंने 15-20 साल पहले लिया था। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। जी जी। तो इसमें थोड़ा व्यू दीजिए और मुझे एक व्यू दीजिए। मेरे पास में एक नॉन लिस्टेड कंपनी स्टरलाइट पावर का शेयर है, तो उसको मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? दूसरा स्टॉक आपने क्या बताया? स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन, और एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। ओके, उसको मैं कैसे सेल करूँ उसको? वो किस लेवल पे लिया आपने? फ्री फंड में मिला ना, और मेरे पास में स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में उन्होंने मुझे फ्री में दिया उसको। नहीं, कितने रुपए पे आपने एंट्री की थी? नहीं, वो तो मुझे फ्री फंड में मिला ना, वो तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में उन्होंने मुझे वो शेयर अलॉट किया। चलिए एबॉट इंडिया में पहले आपको राय दिलवाते हैं। पहले तो आपको बधाई, आपने बहुत ही निचले लेवल पे आपने एबीबी में एंट्री की और यहाँ पर आपको जबरदस्त मुनाफा होता हुआ। नीतिलेश, क्या करना चाहिए बॉट इंडिया में? देखो एबॉट इंडिया, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि आपने अच्छे लेवल के आसपास लिया है और अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बनी है। मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक ऊपर में एक हर्डल है 23,000 के आसपास का, अगर ये स्टॉक इसको निकाल देता है तो डेफिनेटली स्टॉक 25,000 के आसपास ट्रेड कर सकता है, तो बने रह सकते हैं। और नीचे में एक लेवल का ध्यान रखिए 21,870 ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो ही इसमें से एग्जिट करने की सोचे, अदरवाइज इस स्टॉक में आप बने रह सकते। एक इनका स्टॉक स्टरलाइट भी है और उस पर भी नजरिया चाहते हैं। हालांकि उनकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही थी। उन्होंने कहा था कि इसे एक तरह के उन्हें गिफ्ट मिला हुआ है, फ्री में ये स्टॉक है। क्या नजरिया है स्टरलाइट पे? देखिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में ऊपर में अगर हम लोग बात करेंगे तो 168 से लेके 170
ये जोन का एक रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये निकाल देता है तो स्टॉक में एक बढ़िया अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे में 155 से लेके 150 ये बेस का अगर ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक से एक बार के लिए आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो 50% एरिया के आसपास अभी खड़ा है। तो नीचे में 150 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें, ऊपर में 168 निकाल देता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मोमेंटम 230 225 के टारगेट के लिए आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टरलाइट टेक के एवज में इनको कुछ स्टॉक्स मिले थे जो कि लिस्टेड कंपनी नहीं है, ये बार बार बोल रहे थे। तो देखना होगा। निर्मला जी आप ये कर सकते हैं, निर्मल जी माफ़ कीजिएगा, आप ये कर सकते हैं कि अपने सवाल को आप दोबारा हमें भेज दीजिए, व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल कीजिए हमें, तो बेहतर तरीके से हम उस पर रणनीति आपको बता पाएंगे, क्योंकि आपकी जो आवाज़ थी वो ठीक तरीके से नहीं आ पा रही थी। तो दोबारा से अपने सवाल भेजिए और हम कोशिश करेंगे उन्हें एड्रेस करने की, और अबाउट इंडिया के लिए भी आपको ढेर सारी बधाई। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और खबर का रुख करते हैं। और अब वायदा बाजार में ट्रेडिंग के घंटे जो जल्द बढ़ने की संभावना बताई जा रही थी, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेबी इस मामले में एनएसई के प्रस्ताव को जल्द स्वीकार नहीं करने वाला है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर बताइए। जी हाँ, सूत्र में यही बता रहे हैं कि जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है वो सभी मार्केट पार्टिसिपेंट से एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत बातचीत करेगा और उसके बाद जो ट्रेड टाइम एक्सटेंशन है उस पर आगे बढ़ेगा। यहां पर रेगुलेटर की जो चिंता है और जो कंसर्न है वो यही है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है, आपकी सेटलमेंट पे क्या प्रिपरेशन है, आपकी रिस्क में क्या प्रिपरेशन है, आपकी जो मैन पावर है उसके लिए क्या प्रिपरेशन है। ये सारा जो आकलन है वो सेबी पहले करेगा और उसमें आप देखेंगे कुछ दिनों में यहां पे मीटिंग्स होते हुए दिखाई दे सकती हैं। आपको याद होगा कि एनएसई ने, जिसका यह मानना था कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स से बात की है और उसके बाद एक प्रपोजल भेजा गया है 6 to 9 PM एक्सटेंडेड ट्रेड सेशन के लिए। मतलब ये 6 से 9 बजे का जो सेशन होगा वो सिर्फ एफएनओ में होगा, इंडाइसिस में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है वहां पे ट्रेड हो पाएगा। और इरादा यही था कि यहां पर अगर कोई ग्लोबल इवेंट होता है तो वहां पर एक रिएक्ट करने का ट्रेडर को एक ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए यह प्रपोजल सेबी को भेजा गया है। अब मार्केट रेगुलेटर वैसे तो एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल 2018 में ही दे चुका है कि आप चाहें तो 11:55 तक एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स रख सकते हैं, लेकिन अगर 3:30 के बाद कोई भी यहां पे ट्रेड टाइम एक्सटेंशन लेना है तो सेबी फिर से उस प्रपोजल को एग्जामिन करता है और उसके बाद ही यहां पर हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट से पहले कंसल्टेशन होगा और उसके बाद ही इस प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल एनएसई के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है, थोड़ा समय लग सकता है, उसका आंकलन किया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट का, सेटलमेंट प्रोसेस का, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे बात की जाएगी और उसके बाद ये जो ट्रेडिंग के घंटे हैं उन्हें बढ़ाने में सेबी कुछ निर्णय लेगा। फिलहाल वायदा बाजार में ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसकी संभावना थोड़ी कम है। एक बार सौरभ से भी चर्चा कर लेते हैं। सौरभ, ये जो खबर बार बार निकल कर आ रही है कि ट्रेडिंग के घंटे बढ़ा सकते हैं, फिलहाल सेबी इसको आंकलन कर रहा है, तो ये जो पूरा अपडेट अब इस वक्त निकल कर आ रहा है, जल्दी फैसला नहीं ले रहे हैं अभी, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं इस पे, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और आपकी मार्केट पार्टिसिपेंट से बात चल रही होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में आप डिस्कशन कर रहे होंगे, तो किस तरह का डिस्कशन हो रहा है और इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है? देखा जाए तो ट्रेडिंग आवर्स तकरीबन इतने ही होते हैं जितने भारत में, कहीं-कहीं पर तो इससे कम भी होते हैं। और ओवरऑल रिस्क पर्सपेक्टिव से, सर्विलेंस के पर्सपेक्टिव से, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से, काफ़ी पर्सपेक्टिव से ये अगर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं कैश मार्केट में तो थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा इसको एक्सेप्टेंस में सारी जो भी जुड़े हुए पार्टिसिपेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि एक कंसल्टेशन पेपर सेबी जारी करेगा और वहाँ पर सबके व्यू लिए जाएँगे, उसके बाद ही होगा। तो एक ये ऐसा कदम है जिसके काफी प्रभाव हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। देखते हैं कि क्या निकल के आता है, पर मुझे लगता है कि एक्सटेंशन करना थोड़ा-सा मुश्किल ही रहने वाला है।
सारी चीज़ें, और जैसे कि सौरभ भी बता रहे थे कि कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों को आगे तवज्जो दी जाएगी, नेगेटिव चीज़ों को भी उसमें शामिल किया जाएगा, और जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए बेहतर निर्णय होगा वो इसे भी यहाँ पर करते हुए दिखाई देगी। फिलहाल प्रोसेस में थोड़ा समय लग सकता है। दर्शक हैं, उन्होंने अजमेर से अपना सवाल भेजा है, राजेश नाम है उनका, ट्विटर पर पूछा है सवाल। जीएनए एक्सेल के इनके पास 280 शेयर हैं, 470 रुपए के करीब इन्होंने खरीदारी की है। चलिए इस पर एक नजरिया ले लेते हैं। जीएनए एक्सेल 470 रुपए के करीब खरीदारी, फिलहाल जो है वो इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे है स्टॉक। इस पर एक राय सौरभ जी, जीएनए एक्सेल्स क्या करना चाहिए? देखिए, कंपनी एक मार्केट प्लेयर है ऑटोमोबाइल एंसिलरी में, और यूएस से भी काफी अच्छा कारोबार करती है। कंपनी के बिजनेस पे अच्छा खासा फर्क पड़ता है कि अगर यूएस इकोनॉमी कैसा कर रही है, और अभी यूएस इकोनॉमी से जो डेटास निकल के आ रहे हैं वो मिक्स डेटा हैं, इसीलिए मुझे लगता है स्टॉक में था शायद थोड़ा प्रेशर देखा है। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, मेरी समझ से आप जरूर बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय इस स्टॉक पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं। ये हमें व्हाट्सएप के ज़रिए आया है। जो अगला सवाल है वो व्हाट्सएप के ज़रिए आया है, क्वेरी है। अदानी पावर पर सवाल आया है दिल्ली से साहिल जी का, और शेयरों की संख्या 150 रुपए है। 287 पर इन्होंने लिया था और आज 2.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। नितिलेश जी, क्या सलाह देंगे आप अदानी पावर पर? स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे एक बार मैंने रिकमेंड भी किया था 308 रुपए के ऊपर, लेकिन 420 का हाई लगा के ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो इस ग्रुप में एक ही दिक्कत है, जो बीच में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था उस वजह से हायर लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहे। तो मेरा राय एक ही होगा कि एक बार के लिए यहाँ पे पोजीशंस को कट कर ले। 328 अगर चाहिए तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से यहाँ पे एक राय होगी, अगर किस कारण से मार्केट में टाटा पावर में अगर गिरावट आती है 210 220 ये लेवल के आसपास, तो डेफिनेटली आप पोजीशंस को स्विच करके टाटा पावर में पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको बेहतर नजरिया मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। कामेश्वर हैं झारखंड से, और इन्होंने फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनके पास जेंसा टेक के 150 शेयर हैं, और इन्होंने 932 के लेवल पर इस स्टॉक को परचेज किया। इनका एक और सवाल है, वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन जरा जेंसा टेक पे एक राय ले लेते हैं। नितिलेश, क्या करना चाहिए जेंटेक पे? देखिए, जेंसर टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग बात करेंगे तो 540 550 एक बेस फॉर्मेशन का एरिया है, और यहाँ से ऊपर निकलता है 565 के ऊपर, तो स्टॉक में फिर से एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव जाना पसंद करूंगा। अगर ये स्टॉक 565 रुपीज के ऊपर निकलता है तो मैं इसमें बाइंग करके चलूंगा। नितिलेश, आपको रोकना चाहूंगा, ये जेनटेक है स्टॉक, जेनटेक है जो अभी 730 के भाव पे 731 के भाव पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। जेनटेक, देखिए जेंसर टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट अपने प्रीवियस स्टॉक को क्रॉस नहीं कर रहा है। वैसे ही नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 700 से लेके 720 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके नीचे जाता है तो फिर एक स्टॉक में जो नीचे की एरिया में क्या पेंडिंग है 620 का, तो वहां तक स्टॉक फिसल सकता है। तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 700 रुपीज का। स्टॉक में अगर 747 ये लेवल का ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से फिर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगी। स्टॉक फिर 800 से लेके 820 ये लेवल तक चल सकता है। तो उछाल में यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। एक और इनका सवाल है और उसके सिलसिले में भी मैं आपके पास आना चाहूंगा। M&M फाइनेंस 100 शेयर हैं और ऊपरी लेवल पर लिया है 330 के भाव पे, क्या करें? देखो, M&M फाइनेंस में आप बने रह सकते हैं, पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए मेरे हिसाब से। 325 320 एक इम्पोर्टेंट लेवल था, उसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था। तो यहाँ पे ये लेवल एग्जिट का नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं वेट कर रहा हूँ, अगर ये काउंटर 295 ये लेवल का ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से फिर से आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
हालांकि आपका बाइंग ऊपर के साइड में, लेकिन नीचे में आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा 282 रुपीज का। 282 रुपीज अगर निकाल देता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को एग्जिट कर लेना। 297 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये है राय M&M फाइनेंस पर। व्हाट्सएप पर मुंबई से सोलंकी जी का सवाल आया है। इनका सवाल है प्राज इंडस्ट्रीज पर 400 शेयर 450 पर इन्होंने लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है इनको स्टॉक में। 450 पर है स्टॉक, इस वक्त देखिए 580 के ऊपर कारोबार कर रहा है। हालांकि इनको और भी अच्छा गेन हो रहा होगा, लेकिन वो समय पर निकल नहीं पाए, इस वजह से ऊपरी स्तरों से बीच में थोड़ा नीचे भी आए। 600 के पार भी निकल चुका था ये स्टॉक, लेकिन अभी भी अच्छे खासे मुनाफे में है। करीब 55,000 का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। सौरभ जी, क्या सजेस्ट करेंगे? प्राज इंडस्ट्रीज में जो तेजी थी, अब क्या निकलने का सही मौका है या फिर और तेजी के लिए बने रह सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज में? देखिए, जो कंपनी का आउटलुक है काफ़ी अच्छा है, जो परफ़ॉर्मेंस आ रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और अच्छे नंबर्स आने की उम्मीद है। लेकिन सेम टाइम पे वैल्यूएशंस अभी काफ़ी स्ट्रेच हो गया है, तकरीबन 11 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये अच्छी रणनीति रहेगी कि अगर ये आधी क्वांटिटी इसको बेच के प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी के साथ बने रहे। ठीक है, तो आपको प्राज इंडस्ट्रीज पर एक बेहतर रणनीति इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। विलास हैं दिल्ली से, फेसबुक के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। IRCTC के 150 शेयर इनके पास हैं, 644 की इनकी खरीद है और फिलहाल इनके भाव से ऊपर ये स्टॉक का। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। नितेश, क्या करें? IRCTC में इनके भाव से ऊपर है। देखो, ये स्टॉक 720-730 एरिया के आसपास जाके थक जाता है, फिर से ये नीचे के डाउनसाइड मोमेंटम दिखाता है। तो 680 जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कुछ इसको एग्जिट ना करें। ऊपर में 723 से लेके 725 एक लेवल का वेट करें। इसको अगर ये निकाल देता है तो डेफिनेटली स्टॉक में बढ़िया अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, डिमांड बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए 680 रुपीज के आसपास। और 625 को अगर ये निकाल देता है तो फिर हम लोग 780 से लेके 800 ये लेवल का भी प्लान। ठीक है, तो ये है राय IRCTC पर। व्हाट्सएप पर अहमदाबाद से कर्मा साहिब ने सवाल भेजा है। रिलायंस पर 50 शेयर्स 1850 पर इन्होंने लिया हुआ था। काफ़ी अच्छे लेवल्स पर एंट्री ली। स्टॉक में इनको मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा, क्योंकि अभी रिलायंस देखेंगे तो करीब 2300 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रिलायंस वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ही सब हमारे तमाम एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इसे होल्ड करिए, लेकिन इनका टाइम फ्रेम हमें नहीं पता कि ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिया था या फिर लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। सौरभ, आप सजेस्ट कीजिए रिलायंस में क्या करें? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वेल्थ क्रिएशन वाला स्टॉक है। 1800 पे लिया है, अभी 2350 रुपए चल रहा है। तकरीबन 3 साल पहले भी जब कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया था, तकरीबन 2400 रुपए का भाव था। अभी कुछ समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग अभी बाकी है। कंपनी के सारे वर्टिकल्स अच्छे कर रहे हैं। अभी हमने देखा रिलायंस रिटेल की भी वैल्यूएशन तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा हो गई 3 सालों में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए काफ़ी अच्छी एक ये स्टॉक है। आप इसमें ज़रूर बने रहें। तकरीबन 1 से 1.5 साल में तकरीबन 3000 रुपए का भाव आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप बने रहें। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बने रहिए। रिलायंस में अभी भी मुनाफा आपको हो रहा है और तेज़ी के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपके पास समय हो तो रिलायंस में बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। सौरभ जी, नितिलेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपना नज़रिया भी देने के लिए।